आज आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन। जो पहली वीडियो में हमने देखा था इसका इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था कि वो काफ़ी बैकवर्ड थी और इसके फीचर्स पढ़े थे, जिसका मैंने कोट में बताया था बैकवर्ड आईपीएल। बैकवर्ड से 3 पॉइंट हमारे पास बैकवर्ड इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी। और इसके बाद फिर आईपीएल कोड जो बना रखा था पूरा, आई से हमारे पास इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड होते थे हम। आई से एक और पॉइंट था इलिटरेसी और पॉवर्टी, कम पढ़े लिखे लोग और जो गरीबी थी वो। फिर उसके बाद पी से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो ये चीज़ें भी ठीक नहीं थी। उसके बाद फिर अगला पॉइंट था हमारे पास एल से लिमिटेड अर्बनाइजेशन, कि लोग शहर में कम रहते थे, गांव में ज़्यादा रहते थे। और उसके बाद अगला पॉइंट था हमारे पास स्टेगनेंट इकोनॉमी, ठीक है, कि मतलब उसमें ग्रोथ रेट वगैरह कम रहता था बहुत ही। अब उसके बाद अब अगला टॉपिक अपना देखेंगे नेक्स्ट, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। यानी कि कहने का मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कैसे एक्सप्लॉइट करते थे कौन कौन से सेक्टर्स को। तो इसमें जो सिस्टम है हमारे पास, एक तो एक्सप्लॉयटेशन होता था एग्रीकल्चर सेक्टर का, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लॉयटेड थ्रू द जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। यानी कि जो एक तो सबसे पहले एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं किस किस चीज़ का था, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन में 2-3 पॉइंट्स आएंगे। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं अपना, वो है हमारे पास एग्रीकल्चरल, ठीक है, कि एग्रीकल्चर में कैसे एक्सप्लॉइट करते थे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ठीक है। इसके अंदर कौन सा सिस्टम बनाया इन्होंने, जमींदारी सिस्टम, ये बनाया इन्होंने जमींदारी सिस्टम। तो इसमें अब कैसे किया देखो इन्होंने, देखो इसमें जिसके पास जमीन थी, ये जो ज़मीन थी, तो इसमें क्या किया, ये जो इसका ऑनर था, जो इसका मालिक है, इसको तो हम बोलेंगे ज़मींदार, ठीक है। ये होगा ज़मींदार जिसके पास ज़मीन है, जो ज़मीन का मालिक है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ज़मींदार। ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट को कुछ पैसा देता रहेगा, ठीक है, जिसको हम वर्ड बोलेंगे पेशकश। मतलब जो एक फ़ीस वगैरह देनी या कुछ भी आप कह सकते हो, जो भी पैसे देने उस पैसे का नाम क्या है, पेशकश, ठीक है। और ये किस चीज़ का है, एक तरह से टैक्स होता था, रेवेन्यू देना पड़ता था, ठीक है, गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट की भी कमाई हो। तो ये सिस्टम होता था लैंड रेवेन्यू का, ये हम इम्पोज करते थे ज़मींदार के ऊपर, ठीक। और फिर इसको गवर्नमेंट इसको परमिशन दे देती थी कि आपको ज़मीन पे जो भी काम करना है, जितना मर्जी आप ज़मीन का यूज़ करके कुछ भी चीज़ पैदा करो, ठीक है, कोई भी चीज़ उगाओ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक। और ज़मींदार खुद तो काम करता नहीं था, तो इसमें तीसरा पर्सन कौन आ जाता था, फार्मर्स। ये अपना फार्मर्स से सारा काम कराते थे, ठीक, जिसको हम बोलते हैं टिलर, टेलर्स ऑफ द सॉइल। ये आपको टर्म्स लिखनी पड़ेंगी एग्जाम में, तो इसीलिए मैं साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक। अब देखो क्या सिस्टम रहता था इसमें। सबसे पहले जो सिस्टम था, एक तो ज़मींदार, ठीक, ज़मींदार वर डिक्लेयर्ड एज द ऑनर ऑफ द सॉइल। दे हैड टू पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट पेशकश बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड दे वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे कुड टू द फार्मर्स, ठीक है। कि मतलब पैसे दो गवर्नमेंट को और जितना मर्जी आप फार्मर्स से काम कराना चाहो अपना करा लो, ठीक है। और फ्री टू एक्सट्रैक्ट, जो मर्जी उस पर उगाना चाहते हो उगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ज़मींदार स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरीज ऑफ लाइफ। अब ये जो पर्सनस थे ज़मींदार, ठीक, ये क्या करते थे, अपना लग्जरी, क्योंकि इनकी तो कमाई बहुत होती थी, सारा काम इनसे कराया और अपनी कमाई करी, तो लग्जरी चीज़ें खरीदते थे बड़ी, ठीक। और नो इन्वेस्टमेंट वॉज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि एक जगह से पैसा और सारा पैसा उड़ा दिया,
तो इसमें क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। सेकेंड पॉइंट, फार्मर्स टिलर ऑफ द सॉइल, ये जिसको हम कहें कि जो एक्चुअल में काम करता था, एक्चुअल कल्टिवेटर्स, उनको हम बहुत कम पैसे देते थे। गॉट मिनिमम क्वांटिटी फॉर सर्वाइवल, कि बस उनका पेट भर सके बस। दे वर लेफ्ट विद नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, मतलब दोनों को ही एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं करने देते थे कुछ भी। ठीक। सेकेंड पॉइंट हमारे पास था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे हमने एक पढ़ा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एग्रीकल्चर का था, इसी तरह जो अगला पॉइंट था हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंड एक्सप्लॉयटेशन इस चीज़ का था। प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल आने से पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, यानी कि जो चीज़ें हम घर पे बनाते हैं ना, प्रोडक्ट्स अपने जो हाथ से बनाई जाती थी पहले, एक्चुअली वो काम होता था, हैंडीक्राफ्ट का काम बहुत चलता था। हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से जैसे बैग्स बना दिए, जो हैंडमेड चीज़ें होती थी उसको हम हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। ठीक। तो इंडिया उसके लिए पहचाना जाता था, लेकिन इन चीज़ों को गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय किया दो वेज में। देखो अब उन्होंने कैसे किया कि टू वे कैसे इफेक्ट लाए। सबसे पहले एक तो जो इंडिया में चीज़ें बन रही थी हैंडीक्राफ्ट, ये वाले इनकी फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे ये इंडिया और ये ब्रिटेन। ठीक। पहले गुड्स यहाँ से यहाँ जाते थे हैंडीक्राफ्ट। ठीक। और इसके ऊपर जो ड्यूटी लगती थी इसको हम बोलते थे एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, कि इंडिया अगर गुड्स बाहर भेजेगा ना तो उसको एक टैक्स देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो मान लो कि पहले कोई चीज़ 100 रुपये की बनती थी और 100 रुपये के ऊपर पहले टैक्स था मान लो 10 रुपये का, तो टोटल यहाँ पे जो चीज़ पड़ती थी वो 110 की पड़ती थी। अब ये टैक्स मान लो बढ़ा के कर दिया 40 रुपीज़, तो एक आइडिया से अब चीज़ कितने की पड़ेगी, 140 की पड़ेगी। तो यहाँ के लोग खुद ही इसे कम खरीदेंगे। ठीक। ब्रिटेन के लोग इसे खुद ही कम खरीदेंगे, तो क्या होगा कि ये चीज़ महंगी कर दी, तो उस वजह से उसकी जो डिमांड थी वो ख़त्म हो गई। तो एक इफेक्ट तो यह है कि हैंडीक्राफ्ट का काम ख़त्म करने का एक तरीका। दूसरी चीज़, डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट, यानी कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट में जो इसकी डोमेस्टिक डिमांड थी ना, मतलब इंडिया और इंडिया की बात करें, जो इंडिया के अंदर के ही लोग खरीदते थे, कि इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन हुई और इंडिया के ही लोग खरीदते हैं, वॉज डिस्ट्रॉयड बाई वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। यानी कि कहने का मतलब देखो ये काम ब्रिटेन में भी हो रहा था थोड़ा बहुत, तो वो क्या करते थे कि जो ब्रिटेन से गुड्स आते थे ना, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या चीज़ लगती थी हमारी, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते थे इस चीज़ पर हम, इम्पोर्ट ड्यूटी। ठीक है, जैसे मान लो अब 100 रुपये की चीज़ यहाँ पड़ती थी और उसके ऊपर पहले टैक्स था मान लो 10 रुपये का, तो 110 रुपये की चीज़ पड़ती थी। और अब यही चीज़ में हमने टैक्स को ख़त्म कर दिया, ड्यूटी फ्री कर दिया, मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी हम नहीं लेंगे। तो अब चीज़ कितने की पड़ेगी, 100 रुपये की, तो ये सस्ती कर दी। तो इंडिया के लोग क्या करेंगे कि बाहर की चीज़ जब सस्ती हुई तो इंडिया के लोग ब्रिटेन की चीज़ खरीदनी शुरू करेंगे। तो जो इंडिया में काम था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, कि इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रही है वो बाहर नहीं जा रही, और जो इंडिया में प्रोडक्शन है वो इंडिया में भी नहीं बिक रही, वो बाहर के लोग खरीद, मतलब बाहर की कंट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इंडिया के लोग खरीद रहे हैं। तो इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट का काम था वो काफ़ी हद तक इससे ख़त्म हो गया था। टू वे इम्पैक्ट जो इसका आता है हैंडीक्राफ्ट। ठीक। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट कौन सा है हमारे पास, दो पॉइंट तो हमारे पास हो गए, अब ये हमारे पास थर्ड पॉइंट। देखो अब थर्ड पॉइंट क्या था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, पहले मैं तुम्हें ये वाला पॉइंट एक बार पढ़वा देता हूँ, पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला शीट में। देखो, प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, बट दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन टू वेज।
एक तो जो फॉरेन डिमांड थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की, मतलब जो बाहर के लोग खरीदते थे, वॉज डिस्ट्रॉयड बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स, की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी बहुत ज़्यादा। डोमेस्टिक डिमांड जो इंडिया में लोग खरीदते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट, वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, यानी कि बाहर के गुड्स अब कम रेट पे मिलेंगे विदाउट टैक्स इंडियन मार्केट। ठीक है, तो इंडिया में जो प्रोडक्शन थी वो पूरी खत्म हो गई। तीसरी चीज़, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। India's international trade was exploited through discriminatory tariff policy it implied। इसका मतलब क्या है, जो पॉलिसी बनाई ना देखो, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन। अब यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। ठीक, कि मान लो कि इंडिया में हम कोई भी चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये क्या करते थे कि इंडिया से इस चीज़ को ब्रिटेन भेज देते थे। ठीक है, और अब उल्टा करते थे, अब एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे यहाँ से यहाँ। ठीक, तो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे इंडियन रॉ मटेरियल का ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन, कि ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री है ना, जो वहाँ पे चीज़ें बनती हैं, तो वहाँ पे उनकी नीड्स सेटिस्फाई हो सकें, पहला पॉइंट। ठीक, और दूसरा पॉइंट कैसे किया, देखो इसमें क्या किया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, यानी कि जो ब्रिटेन में गुड्स बन रहे हैं ना, जो ब्रिटेन में गुड्स बन रहे हैं, तो वो गुड्स यहाँ से यहाँ आएंगे और उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी कि ऊपर वाले पॉइंट का बिल्कुल उल्टा चल रहा है। इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाने से क्या होगा, चीज़ सस्ती पड़ेगी। ठीक तो ये पॉइंट अब मैं तुम्हें रीड आउट कराता हूँ। देखो, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो वॉज एक्सप्लॉयटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इट इम्प्लाइड ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करेंगे इंडियन रॉ मटेरियल का टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करेंगे मतलब बाहर से मंगाएंगे ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स, कि वो ज़्यादा बिक पाए इन इंडियन मार्केट। तो इस वेज में हमने काफ़ी हद तक इंडिया का काम ख़त्म किया था। एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका डेवलपमेंट नहीं होने दिया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो उसकी डिमांड थी हैंडीक्राफ्ट की, वो एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा दी थी, और इम्पोर्ट ड्यूटी बाहर वाले गुड्स की ख़त्म कर दी थी। ठीक, तो उस वजह से इंडिया का काम ख़त्म और ब्रिटेन का काम बहुत ज़्यादा हो गया था। और इसके बाद तीसरा, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें क्या था, जो भी चीज़ बाहर से गुड्स आते जाते थे, तो उसमें इंडिया वाले गुड्स को बंद करने के लिए, जो मतलब उनकी खुद की नीड्स पूरी करने के लिए, हमने उनका तो एक्सपोर्ट फ्री कर दिया, मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं ली, और बाहर वाले से इंडिया में बेचने के लिए हमने क्या किया, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी वो ख़त्म कर दी। तो ये हमारा सारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हो गया। अब इसमें जो हमने क्वेश्चन करना है अगला, वो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर करना है अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर अंडर ब्रिटिश रूल, ये वाला क्वेश्चन करना है। मतलब अब तीनों सेक्टर्स को, हम तीनों चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये वाला आएगा, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक, इसको हम अपना अगली वीडियो में कवर अप करेंगे पूरा।